यदि आपको आता है तो बताओ कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। अब बताओ बताओ, आपको अगर आता है तो बता दो कि एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। अगर नहीं आता है तो इसको देखिए, इससे बहुत बार क्वेश्चन बना है। जय हिंद दोस्तों 68वें बीपीएससी के एग्जाम 12 तारीख को है, जिसमें मैथ का लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों जीके जीएस में तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला लेते हैं, लेकिन जब वही बात आती है मैथ की तो आपका क्वेश्चन मात्र 3 4 5 ही बन पाता है, इससे ज्यादा नहीं बना पाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो लाए हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप 10 में 10 कर पाइएगा। यदि एक भी क्वेश्चन कम बनता है तो आपका गलती नहीं होगा, वो मेरा गलती होगा। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप 10 में 10 कर पाइएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों मैथ का कुछ खास टॉपिक होता है जिससे कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, जैसे कि नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। इससे बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, लगभग हर बार ही इसको मिल जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में एवरेज पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग परसेंटेज, ऐसा ही धीरे धीरे हम लोग 3-4 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला होगा नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन का। इसमें भी नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन में हम लोग सबसे पहले अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या देखेंगे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कहिएगा कि ये हमको आता है। यदि आपको आता है तो बताओ कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। अब बताओ, आपको अगर आता है तो बता दो कि एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। अगर नहीं आता है तो इसको देखिए, इससे बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में बता दे कि वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, यानी जिसका 2 ही फैक्टर हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसा कौन कौन है? तो ऐसे मात्र 2 है जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इसी तरह से 17 है, 19 है। अब कहिएगा पूरा क्या लिख रहा है, हो गया 2-4? नहीं, 100 तक लिखना ही है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। 19 के बाद में क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 23 के बाद में 29 आ जाएगा। 29 के बाद में बोलिए जल्दी 31। 31 के बाद में क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा। 37 के बाद में 41, 43। 43 के बाद में क्या आ जाएगा? और बोलिए 47। 47 के बाद में 53। बोलिए कितना? 59। 59 के बाद में 61, 67। 67 के बाद में क्या आ जाएगा? 71 आ जाएगा। 73 आ जाएगा। 79 हो जाएगा। उसके बाद में कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। 83 के बाद में क्या आ जाएगा? आपको 89 आ जाएगा। 97 आ जाएगा। अब टोटल काउंट करिए पहले कै गो है, सारा तो इसी में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी टोटल 25 गो है। और आपको एक बात बताए, इससे बहुत बार क्वेश्चन बना है कि 1 से 50 तक में कै गो है। तो 1 से 50 तक में, तो सबसे पहले 1 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर है? तो 25 गो है। 1 से 50 तक में कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी गलती काउंट कर दिए, यहाँ पर 15 होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 से 50 तक में 15 होगा। 1 से 50 तक में कै होगा? 15 होगा। और अगला सवाल क्या है? 50 से 100 तक में कितना होगा? तो 50 से 100 तक में कितना हो जाएगा? 10 गो, क्योंकि टोटल 25 है, 15 को 1 से 50 तक में, तो बाकी 10 गो। अब आपसे सवाल क्या पूछा था? पहला ही सवाल था 64वीं में कि 1 से 50 तक में कै गो है? तो 15 गो, सेकेंडों को कम था। दूसरा सवाल क्या था कि 70 से 100 के बीच में कितना है? तो 70 से 100 के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 को है। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। आगे पूछता है कि 70 और 80 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर है सबका योग बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप बता दीजिएगा। इससे क्वेश्चन पूछता है। और क्या बन सकता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर बोलिए, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होगा। लेकिन पूछते कि सबसे छोटा विषम प्राइम बोलिए, तो विषम प्राइम नंबर यानी ऑड प्राइम नंबर 3 होगा, क्योंकि 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो सम संख्या भी है और प्राइम नंबर है। तो 2 एकमात्र ही है जो सम संख्या है, इवन नंबर है। तो ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बात कंपोजिट का। कंपोजिट क्या? तो वैसी संख्या है जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो। कितना फैक्टर हो? 3 फैक्टर हो, यानी 1
और अपने आप, और उन दोनों के अलावा एक कोई और हो तो उसको कंपोजिट करेंगे। तो जैसे क्या क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, इस तरह से सारा का सारा क्या है, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है, इसको भाज्य कहते हैं। तो अब देखो, ये प्राइम नंबर 2 से शुरुआत हुआ, ये 4 से शुरुआत हुआ, एक तो कोई नहीं लिखे, ना यहां लिखे ना यहां लिखे, तो एक जब कहीं नहीं लिखे हैं तो आप ही बता दो एक क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है। तो आपको बता दे, एक न तो प्राइम है और न कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट होने के लिए 3 फैक्टर चाहिए, और एक के पास मात्र 1 फैक्टर है, कौन, तो वो खुद है, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। इसलिए एक न तो प्राइम है और न कंपोजिट है। तो इस बात को अगर समझ गए ना तो पक्का इससे क्वेश्चन रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो आप एक बात जानते हैं कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p बाई क्यू के रूप में लिखा रहे, और अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, इतना जानते हैं। लेकिन किसको लिख सकते हैं किसको नहीं लिख सकते ये हम लोग को पता नहीं रहता है। तो अभी जानेंगे कि किसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं किसको नहीं। तो सबसे पहले p बाई क्यू के रूप में उसी को लिख सकते हैं जो एक इंटीजर हो। इंटीजर कहने का मतलब क्या हो, जैसे 2 एक इंटीजर है, क्यों, क्योंकि इसमें पूर्णांक है, क्यों, क्योंकि इसमें ना पॉइंट लगा है ना बटा लगा है, तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए लिख भी दिए, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से ये लिख सकते हैं। दूसरा जैसे कि 2.5 है, इसको भी लिख सकते हैं 2.5, पॉइंट को उड़ा दीजिए, नीचे 10 लगा दीजिए, ये भी p बाई क्यू के रूप में है। या आप 7.65 लगा दीजिए, यहां पर भी आप लगा सकते हैं, ये भी हो जाएगा, तो इसको भी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों तो आप जानते ही थे, दिक्कत यहां है कि बताओ क्या इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये सवाल है, या इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये सवाल है। एक और लिख देते हैं, क्या इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके लिए बस यही समझ लीजिएगा, समझ जाइएगा, बस इसी को ध्यान में रखिए। देखिए इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं इसका एक पैटर्न बताते हैं। देखिए यहाँ कितना है, 6 रिपीट है, पूछते यहाँ क्या आएगा तो कहिएगा 6 आ जाएगा, पूछते और क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो जब आपको पता चले कि आगे क्या लिख सकते हैं तो इसको p बाई क्यू के रूप में आराम से लिख सकते हैं, और जिसको पता ही नहीं चले आगे क्या लिखे उसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ आगे क्या लिखे तो कहिएगा सर 13 13 13 बार बार आ रहा है, फिर 13 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, इसी तरह से जाएगा, तो ये भी p बाई क्यू के रूप में होगा। लेकिन अच्छा इसको थोड़ा सा सुधार कर देने दो, यहाँ पर 2 3 1 कर देते हैं। हम पूछते हैं क्या इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो कहिएगा कि पहले यहाँ क्या होगा ये बताइए। तो क्या आपको पता चल रहा है कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, नहीं पता। जैसे यहाँ पता चल रहा है तो 6 6 है, यहाँ 13 13 है, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है क्या लिखे। तो जब पता नहीं चलेगा तो इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 2 8, हम बोलते हैं क्या लिखे, पता नहीं चल रहा है, तो जैसे पता नहीं चलेगा तो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पूछते √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये ऐसा ही जाएगा, पता नहीं चलेगा कि आगे क्या लिखे, ऐसा ही डॉट 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 अनंत तक जाएगा। हम पूछते 3 + √5, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। हम पूछते पाई, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान अनंत हो जाता है, अलग अलग जाता है, रिपीट नहीं होता है, इसलिए ये अपरिमेय हो गया। लेकिन हम पूछते 22/7, ये तो ऑलरेडी p बाई क्यू के रूप में है। तब कहिएगा कि सर ये कैसे पढ़ा रहे हैं, या ये बोल रहे हैं पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। देखो दोनों का दो मतलब है, ये 22/7 कभी भी इक्वल होता ही नहीं है, ये अप्रोक्स होता है। क्या होता है, ये अप्रोक्स होता है, अप्रोक्स 22/7 होता है। तब ना देखिएगा कि आपको अलग से लिखा रहता है कि पाई का मान 22/7 ले लीजिए, अगर रहता तो डायरेक्ट लिखते ना, तो नहीं रहता है, तो इसलिए ये अप्रोक्स होता है। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह से हम बोल दे कि अगर कुछ भी रहे जिसका ऑर्डर पता नहीं चले, कुछ भी लिखे आपको ऑर्डर पता नहीं चलेगा, तो आप समझिए कि अपरिमेय संख्या, ऑर्डर पता चलेगा परिमेय संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को भी आप समझ पाए। अगर इतना समझ गए ना तो क्वेश्चन को एकदम साफ देख कर ही आप सेकेंडों में कंप्लीट कर दीजिएगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप क्वेश्चन देखिए टिक लगाइए, क्वेश्चन देखिए टिक लगाइए। जैसे प्रीवियस ईयर का जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है अभी हम लोग करेंगे, तो आइए उसको हम लोग करते हैं।
पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। अभी तो बताए कि 1 से 100 तक में कितना होता है, 1 से 100 तक में कितना होता है, 25 होता है। 1 से 50 तक में कितना होता है, 15 होता है। और 50 से 100 के बीच में कितना हो जाएगा, 100 के बीच में 10 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिए, बार बार पूछता है। तो अभी ने पूछा था 64वीं बीपीएससी में, यही तो पूछा था और इसमें भी लोग छोड़ के आए थे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि 70 से 100 के बीच में कितना होगा। तो 100 से 70 के बीच में आपको ऐसे काम करिए, लिख लीजिए 71, 73, इस तरह से आपको कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा और 97 हो जाएगा। कई हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और नहीं है तो यहाँ से देख के काउंट करके लिख दीजिए। तो यही सब क्वेश्चन पूछता है। इसमें एक और पूछा था 70 से 80 के बीच में जोड़कर बताइए कितना होगा, तो उसको भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा गलत है। तो देखिए पहला बोला पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो अभी ना बताए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तब तो ये सही बात है, ये सही बात है। तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोला है कि गलत होना चाहिए। तो ये तो पाई अपरिमेय है, सही है, तो ये गलत हो गया। दूसरा बोला कि पर 2 एक परिमेय संख्या है, ये भी बात सही है कि 2 परिमेय संख्या कैसे, इसको p बाई क्यू के रूप में देखिए लिख दिए, तो ये भी सही है। इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि असत्य आपसे पूछा है। यहाँ पर 2 सम संख्या है, 2 बोला इवन नंबर है, तो इवन नंबर बिल्कुल इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। 0 पूर्ण संख्या नहीं है, क्या लगाया है, नहीं है। जबकि 0 एक पूर्ण संख्या है। क्यों, क्योंकि आपको बता दे 0 ही मिलाते हैं तो पूर्ण संख्या बनता है। तो 0 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। ये तो सिंपल बात हो गया ना, अभाज्य संख्या भी समझाए कि देखो ये सारा अभाज्य संख्या है, तो इसमें से प्रथम 10 का औसत पूछा है। तो प्रथम 10 को कहां तक जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 29 तक है। सबको जोड़ दीजिए और जोड़कर और 10 से भाग दे दीजिएगा, जितना भी सम आएगा 10 से भाग दे दीजिएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो यही सब क्वेश्चन रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी समझाए आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूले। बाकी अगले वीडियो में हम लोग एवरेज लेकर आएंगे और परसेंटेज, एक ही में 2 टॉपिक क्लियर करेंगे, एवरेज और परसेंटेज का। तो अगले वीडियो कल मिलेगा। आज के लिए इतना ही।